जय हिंद। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से लाइव टाइम्स पर। मैं हूं अजय झा। तो हिमंता बिस्वा शर्मा के लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आज होने वाले इस शपथ ग्रहण के साथ असम में बीजेपी सरकार का लगातार तीसरा कार्यकाल शुरू होगा। तो इसी से जुड़ी बड़ी खबर क्या सामने आ रही है। हिमंता बिस्वा शर्मा आज सीएम पद की शपथ ले रहे हैं। ये तीसरा कार्यकाल उनका शुरू होगा। गुवाहाटी के वेटनरी कॉलेज के ग्राउंड में आयोजित किया गया ये कार्यक्रम सुबह 11:40 पर राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य मुख्यमंत्री और नई मंत्रिमंडल को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ एनडीए शासित राज्यों के 40 से ज्यादा मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हिमंता के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं। नेताओं का गुवाहाटी पहुंचना शुरू हो चुका है। हिमंता बिस्वा शर्मा का लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वो जा रहे हैं। हिमंता के साथ ही 4 और विधायक भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। तो ये अपने आप में बड़ी तस्वीर उभर के सामने आ रही है। असम में तीसरी बार बीजेपी की सरकार, हैट्रिक। हिमंता दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी खबर जो असम को लेकर के है, हिमंता बिस्वा शर्मा खुद जिस तरीके से वो बतौर बीजेपी के नेता फ्रंट फुट पर बैटिंग करते हुए आगे बढ़े हैं और बीजेपी को आगे लेकर जा रहे हैं, न सिर्फ असम बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों के लिहाज से ये अपने आप में सबसे बड़ी तस्वीर उभर के सामने आती है असम के चुनाव से। तो कौन कौन खास मेहमान आज आ रहे हैं इस खास कार्यक्रम में? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर मौजूद होंगे शपथ ग्रहण समारोह में। गृह मंत्री अमित शाह यहां पर मौजूद होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन मौजूद होंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहां पर पहुंच रहे हैं। पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी, एनडीए शासित राज्यों के अन्य सभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे। कई केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और कई उद्योगपति भी इस खास मौके पर मौजूद होंगे असम की राजधानी गुवाहाटी में। और बड़ी खबरें जो निकल के सामने आ रही है, असम में मुख्यमंत्री के साथ छोटा मंत्रिमंडल भी शपथ लेगा। तो आज 4 मंत्री शपथ लेंगे यहां पर सीएम हिमंता के साथ। हमने देखा था बंगाल में कुल 6 शपथ हुए थे, यहां पर 5 शपथ होंगे। सीएम के अलावा 4 पूर्व केंद्रीय मंत्री रामेश्वर तेली शपथ लेंगे। एजीएफ चीफ भी यहां पर शपथ लेंगे। तो असम के मुख्यमंत्री के साथ छोटा यह मंत्रिमंडल शपथ लेगा। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ जो मंत्री शपथ लेंगे, दोनों इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री रामेश्वर तेली का नाम शामिल है। सहयोगी दलों को भी मंत्रिमंडल में आज जगह मिलती दिखेगी। एजीपी प्रमुख, असम गण परिषद के प्रमुख अतुल बोरा और बीपीएफ नेता चरण बोरा भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। वहीं बीजेपी विधायक अजंता नेओग को भी मंत्री आज बनाया जाएगा। तो बहुत बड़ी जीत बीजेपी की, ऐतिहासिक जीत, और यह बड़ी जिम्मेदारी भी। जितनी बड़ी जीत उतनी बड़ी जिम्मेदारी, उतनी बड़ी उम्मीदें लोगों की साफ तौर पे। तो हिमंता मैजिक चला है फिर से असम में, तो उसके क्या क्या फैक्टर्स रहे हैं ये अपने आप में देखना होगा कि उम्मीदें जो हैं वो कैसे कैसे कब कब पूरी होती हैं। लेकिन हिमंता सरकार एक बार फिर से आ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। तो हिमंता बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मंत्री भी यहां पर बनाए जाएंगे। रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, चरण बोरो, अजंता नियोग, ये सब के सब यहां पर मंत्री आज बनाए जाएंगे, मंत्री पद की शपथ लेंगे। तो क्या इसके मायने हैं? क्या क्या असम में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने के क्या मायने हैं? दूसरी बार हिमंता बिस्वा शर्मा की शपथ लेने के क्या मायने हैं? क्या हिमंता बिस्वा शर्मा अब बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा चेहरा सिर्फ असम का नहीं बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट का बनकर उभर चुके हैं? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और इसकी धमक नॉर्थ ईस्ट के बाकी राज्यों पर भी बीजेपी की राजनीति को पहुंचाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो और सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी इस बार खुद बहुमत में है, बहुमत से काफी आगे है बीजेपी।
अकेले अपने दम पर 35% के आसपास वोट, तो इसका क्या असर होगा यहां की राजनीति पर? और क्या यह असम में जो प्रचंड जीत मिली है हिमंता की अगुवाई में, हिमंता मैजिक जो चला है, तो उसका असर नॉर्थ ईस्ट के बाकी राज्यों की राजनीति पर भी कितना पड़ने वाला है? ये तमाम वो सवाल हैं। और क्या आने वाले दिनों में बीजेपी के एक दिग्गज चेहरे के तौर पर हिमंता बिस्वा शर्मा उभरते नजर आ रहे हैं, केंद्र में बड़ी भूमिका की ओर बढ़ते दिख रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये सब तो भविष्य के सवाल हैं। आज की तस्वीर ये है कि हिमंता बिस्वा शर्मा आज दूसरी बार शपथ लेंगे बतौर सीएम बीजेपी के, और बीजेपी की तीसरी सरकार बनने जा रही है, और वो भी प्रचंड जीत के साथ, बड़ी जीत के साथ। तो इसके क्या क्या मायने हैं आज हम समझेंगे हमारे तमाम मेहमानों से कि ये जो तस्वीर सामने आ रही है, जो हिमंता का मैजिक चला है, इसके पीछे क्या क्या फैक्टर्स रहे, कौन कौन से मुद्दे काम आए, और क्यों विपक्ष पूरी तरह से यहां पर नाकाम रहा। 126 में से 102 सीटें जीतकर एनडीए ने जो यहां पर प्रचंड बहुमत हासिल किया है, तो फिर विपक्ष कहां है? गौरव गोगोई अपनी सीट तक नहीं बचा पाते हैं, तो फिर यहां पर कांग्रेस के बचे खुचे आधार का क्या है? और क्या इसके बाद यहां की राजनीति पूरी तरह से अब बदल चुकी है असम की? कांग्रेस के इस गढ़ में भगवा का परचम ही नहीं लहराया, पूरे मुद्दे, पूरी सभी नैरेटिव्स क्या पूरी तरह से बदल चुके हैं? एक तरफ यहां पर हिमंता बिस्वा शर्मा ने नारा दिया था कि घुसपैठियों को यहां से बाहर करेंगे, उन्होंने जो जमीन को कब्जा किया है उसको छुड़ाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ एक मिली जुली साझी संस्कृति का मॉडल पेश किया था गौरव गोगोई ने, लेकिन वोटों के नतीजों से साफ हो गया कि मुहर जनता ने हिमंता बिस्वा शर्मा के एजेंडे पर लगाया। तो कांग्रेस की विश्वसनीयता का भी सवाल है। तो मेरे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हम तमाम लोगों से बात करेंगे। दिलीप सिंह हमारे एडिटर इन चीफ मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बाकी मेहमान भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप दिलीप सर, ये जो हिमंता मैजिक है, उसको सबसे पहले किस किस नजरिए से आप देखेंगे? जिस तरह की बहुमत, मैं आपको एक चीज़ बताता हूं कि कोई भी जब इस तरह की प्रचंड, इस तरह की जीत को आप कैसे देखेंगे? क्या इस तरह के जीत को एक व्यक्ति के जीत के रूप में देखा जाएगा, एक पार्टी के रूप की जीत के रूप में देखा जाएगा, एक गठबंधन के जीत के रूप में देखा जाएगा, या कई और चीज़ें, एक एजेंडे की जीत की, कई एक विचार के जीत के, मतलब कई पक्ष होते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कभी भी, देखिए ये सत्य है कि जो कमांडर इन चीफ जिसको आप कहते हैं होता है, उनकी कई सारी जिम्मेदारी होती है, लेकिन कई सारे कारण होते हैं इस तरह के जीत के। और बीजेपी जैसी पार्टी, मैंने पहले भी ये कहा कि बीजेपी जैसी पार्टी संघ और का जो संगठन है जी, बीजेपी का जो संगठन है, बीजेपी की जो रणनीति है, बीजेपी का जो लीडरशिप है जी, वो मोदी आज बीजेपी के सर्वोच्च सर्वमान्य नेता है। उनकी अपनी टीम है, उनका एक पार्टी संगठन है, और वो 24 घंटे 365 दिन एक एक डिटेल पे काम करती है वहाँ पे। और जो हेमंत बिस्वा शर्मा जो है वो आए हैं कांग्रेस से, तो ऐसा नहीं है कि वो आइसिंग ऑन द केक जरूर दिखते हैं सामने में, बिल्कुल जब केक बनता है उस पर जो ऊपर में वो दिखते जरूर है, लेकिन उसके अंदर लेयर से 1 2 3 4, आप आसाम के डेमोग्राफी को देखिए, वहाँ पे हिंदू में बंगाली हिंदू अलग है, अखमीज अलग है। वहाँ पे मुस्लिम में जो बंगाली मुस्लिम है वो अलग है, वहाँ गोरिया और मोरिया मुस्लिम्स अलग हैं, देसी मुस्लिम्स अलग है, वहाँ कार्बी अलग है, वहाँ बोडो अलग है। तो वहाँ की डाइवर्स जो पॉपुलेशन है उसको बीजेपी ने किस तरह से स्टिच किया है, एक एक के साथ, बोडो के साथ गठबंधन किया तो बोडो इलाके में जीत हुई है। संथाल वहाँ पे आदिवासी है, वो इस बार पहली बार वहाँ पे जेएमएम जाके चुनाव भी लड़ी है,
असम में, पहले भी लड़े थे और शायद एक सीट भी, मेरे ख्याल से अगर मैं सही हूं तो शायद एक सीट भी वो जीते इस बार। तो ये जो चीज़ है, आप वहाँ पे किसी भी आज देश में जहाँ पे भी जीत और हार के बीच का जो वोट परसेंटेज में भले ही बहुत ज़्यादा का फैसला नहीं हो, हालांकि यहाँ तो है 10% से ऊपर का फैसला है, तो आपको वहाँ पे कई सारे कारण को ढूंढने होंगे और उसके सामने में उसको लीड करते हुए हेमंत विश्व शर्मा को आपको देखना होगा। तो ये प्रचंड जीत जो है, ये अकेले हेमंत विश्व शर्मा के कारण नहीं, व्यक्ति के नहीं है, ये कंप्लीट एक भारतीय जनता पार्टी की जो 24/7 365 डेज का जो कंटिन्यूअस वर्क फ्लो एक बनता है, वो लोगों के बीच में जहाँ सामाजिक काम करते रहना, समाज के अलग अलग भिन्न भिन्न समुदाय और जो वर्ग से मिलते रहना, उनके साथ संबंध स्थापित करना, उसके साथ अपने बाकी लीडरशिप के साथ, आप वहाँ पे सर्बानंद सोनोवाल है, वहाँ बोडो है, वहाँ पे और भी अन्य नेता है, बीजेपी और संघ के नेता लगातार वहाँ पे काम करते रहे हैं, आज से नहीं, मुझे लगता है ये कई दशकों से कम 35-40 साल से तो मैं जानता हूं कि वो कई लोग वहाँ काम करते हैं और बड़ी कड़ी मेहनत करके उन्होंने यहाँ तक वो मुकाम वो पहुँचे। तो अगर अखमीज है वहाँ पे, अगर बोडोज है वहाँ पे, अगर कई और जो कार्बी है वहाँ पे, तो ये जो तमाम संगठन है, इनसे जब जो गठबंधन किया गया है, तो वो जो सामाजिक समीकरण बनता है, उस सामाजिक समीकरण से राजनीति का गणित चलता है देश में। वो चाहे बिहार में चला हो, चाहे तमिलनाडु में चला हो, चाहे वो केरला में चलेगा, चाहे वो आपका पश्चिम बंगाल में चलेगा। तो आप अगर देखते हैं, अगर गहराई से किसी भी चुनावी परिणाम को आपको देखना है, तो एक व्यक्ति हाँ लीड कर रहा है तो उसका ड्यू उनका बनता है, वो आप जरूर दीजिए, लेकिन बाकी जो फैक्टर्स हैं उसको हम अंडरमाइन नहीं कर सकते, ना ही उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, ना ही उसको हम साइडलाइन कर सकते हैं। तो ये जो है, हेमंत विश्व शर्मा बिल्कुल आगे है। उन्होंने जिस तरह से पोलराइजेशन किया, वो बिल्कुल एक चीज़ें ऐसी दिखती है जिसको आप कह सकते हैं कि उन्होंने सामने में, क्योंकि फेस है, मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में सामने आए, और जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस को, विपक्षी दलों के ऊपर लगातार हमलावर रहे, जिस तरह की शब्दावली उनकी रही, जो उनके सोशल और इलेक्टोरल जितने भी उन्होंने वो लगातार किसी भी टेलीविजन स्क्रीन पे वो स्क्रीन स्पेस जो है उन्होंने खाया है, तो वो दिखते हैं और वो है भी, उन्होंने काम भी किया है। लेकिन इससे भी इतर एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है कि नरेंद्र मोदी सरकार जब से 2014 में देश में बनने के बाद नॉर्थ ईस्ट के तरफ जो मोदी का झुकाव था और जो डेवलपमेंट के एजेंडे को उन्होंने नॉर्थ ईस्ट से को बिल्कुल प्रायोरिटी पे रखा और प्रायोरिटी पे रख के उन्होंने काम किया, लगातार काम किया। और प्रधानमंत्री लगते हैं मुझे भारत में अगर एक प्रधानमंत्री जो सबसे ज्यादा नॉर्थ ईस्ट का दौरा करने वाले एक प्रधानमंत्री कोई होंगे तो वो नरेंद्र मोदी होंगे। सबसे ज्यादा अगर सड़कों का, पुल का, बाकी डेवलपमेंट का अगर कहीं कभी भी काम हुआ होगा, अगर मेरे पास आंकड़े नहीं है तो सबसे ज्यादा काम ये नरेंद्र मोदी ने नॉर्थ ईस्ट के बारे में मैं बात कर सकता हूँ कि बहुत ही शानदार वहां पे काम हुआ। और उससे भी ज्यादा लगातार नॉर्थ ईस्ट के लोगों को जोड़ते रहना कि भाई नॉर्थ ईस्ट जो है वो दिल्ली से दूर नहीं है, वो दिल्ली के बिल्कुल पास है, वो भी मेन स्ट्रीम का हिस्सा है, वो भी जैसे भारत के अन्य क्षेत्र है, दक्षिण है, उत्तर है, पूर्व है, उसी तरह नॉर्थ ईस्ट है, वो अलग नहीं है। तो जो वो अलग थलग वाला भाव था उसको उन्होंने पाटा है, इमोशनली भी उनको डेवलपमेंट से जोड़ा है, कंटिन्यूअसली वहाँ पे काम करके जोड़ा है, और उसके बाद जो है आज पॉलिटिकल बेस भी तैयार किया है। और लोगों, नेताओं के साथ ही नहीं बल्कि समाज के विभिन्न जो छोटे छोटे आदिवासी ग्रुप हो, चाहे पिछड़ों का ग्रुप है, चाहे दलितों का, चाहे अन्य, तो सब ग्रुप के साथ उन्होंने सामंजस्य स्थापित किया है, उसका ये नतीजा है। तो ये अक्सर हिमंता मैजिक के तौर पर जो लोग देख लेते हैं, नहीं, उसमें हिमंता का मैजिक शामिल है, लेकिन उसके पीछे कितना बड़ा बेस, कितनी बड़ी और तैयारी, कितनी लंबी तैयारी रही है, ये जो आपने बताया डिटेल में। और तस्वीरें जो एक एक करके खुलकर सामने अब आने लगी हैं। मेरे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं इस वक्त में। अनंत अमित साहब बीजेपी से हैं, प्रोफेसर गीता भट्ट हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर मेरे साथ हैं, पवन कुमार झा मुरली वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर है। लेकिन तस्वीरें पहले देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे इस कार्यक्रम में, तमाम बीजेपी के सीएम्स, डिप्टी सीएम्स एनडीए के बीजेपी के पहुंच रहे हैं। यहां पर 40 के करीब तादाद बताई जा रही है। सेंट्रल कैबिनेट के सभी मेंबर्स जो चेहरे हैं, पीएम मोदी, साथ में गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा,
बीजेपी के प्रेसिडेंट, और ये देखिए बिहार से के सीएम भी यहाँ पर सम्राट चौधरी पहुंचते हुए, तो एक एक तस्वीर आपके सामने आती जा रही है। उन तस्वीरों को देखते चलिए। बीजेपी का मेगा शो आपको नजर आ रहा है। यहाँ पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता यहाँ पर पहुंचती हुई, तो तमाम जो जिलों के मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, और ये मुझे लगता है कि रेखा गुप्ता पहुंची हुई हैं मां कामाख्या देवी के मंदिर, और यहां पूजन अर्चन करते हुए। धारित्री नारजिनी भी हमारे साथ जुड़ रही हैं आप राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। तो आप तस्वीरें देखते चलिए। बीजेपी के आज के असम के गुवाहाटी में हो रहे इस मेगा शोक पर भी नजर बनाते चलिए, और हम सवालों को के जरिए समझते हैं इसके पीछे के तमाम फैक्टर्स को, इसके तमाम मायनों को। पवन झा जी, आपसे एक सवाल कि दीपक जी ने, दिलीप जी ने हमें समझाया कि कैसे अब बीजेपी की कितनी लंबी कोशिशों का नतीजा है, पीएम मोदी ने क्या क्या एफर्ट लिए हैं यहां पर, और हिमंता ने कैसे पूरे नैरेटिव को यहां पर बदला एज अ पोस्टर बॉय ऑफ हिंदुत्व कांग्रेस से आकर के। लेकिन कांग्रेस के नेता से पूछिए तो वो कह रहे हैं कि डिलिमिटेशन करके इन्होंने सारा बदल दिया खेल और इससे जीती। ये इलेक्शन भी मैनेज्ड है, चुराया हुआ है, स्टोलन है। सर, आपकी आवाज अनम्यूट कर लें आप। नहीं, ये जो कहा जा रहा है वो बिल्कुल सही नहीं है। ये सिर्फ परिशमन का मामला नहीं है। ये बिल्कुल हेमंत विश्व शर्मा ने इस राज्य में 5 साल के दौरान अपने शासनकाल में जो विकास की धाराओं को बहाया है, या जो जिस तरह से उन्होंने जमीन पे उतरकर लोगों के बीच में जाकर अपने विकास योजनाओं को अमली जमाल पहनाया है, इसका एक आधार है। सिर्फ परिसीमन नहीं, परिसीमन भी थोड़ा सा उसको आप दे सकते हैं कि इस तरह का किया गया जिसके कारण वोट प्रतिशत में थोड़ा सा अंतर आया, लेकिन सिर्फ इस आधार से विपक्ष बोल देंगे। कार्य प्रणाली जो अभी बताया गया था, बीजेपी का और विपक्ष के बीच में बिल्कुल ही अंतर है। यहाँ 24 घंटे की काम में विश्वास रखते हैं भाजपा वालों ने, और किसी भी चुनाव में वो जब भी जाते हैं तो उनकी एक पूरी सोची समझी रणनीति होती है, उस पर इंप्लीमेंट किया जाता है। और मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत बिश्व शर्मा ने 5 साल के दौरान जो काम किया है, उस काम को विपक्ष भी नहीं नकार सकता है। उनके काम को हर लोगों ने देखा है कि वो जमीन से जुड़े हुए मुद्दे हैं। और दूसरी बात है क्या कि यहाँ जो अभी आप एडिटर इन चीफ ने जो जिक्र किया, वो बेसिक जो है कांग्रेस से जरूर आया है, लेकिन उनका काम करने का स्टाइल जो था ना, वो पहले भी जब कांग्रेस में भी थे तो बहुत कम समय में वो सबसे पावरफुल मिनिस्टर हो गए थे। वो वित्त मंत्रालय को भी देखा था, कृषि को भी देखा था, स्वास्थ्य भी देखा था। तो काम करने की पद्धति हेमंत बिश्व शर्मा की वो पहले से भी रही। वो मतलब दूसरे नेताओं से अलग हटके हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, लोगों के बीच में उनका संवाद जो है बहुत ही अच्छे तरीके से होता है, जो लोग समझ जाते हैं। तो इसलिए ये कहा जाएगा कि परिसीमन ही एक मुद्दा था जिसके कारण ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये तो बेसिक अगर आप 2021 के चुनाव को भी देखें तो मात्र इस दफा भी 4 से 5% का वोट परसेंटेज बीजेपी ने इंक्रीज किया है। तो ऐसी स्थिति नहीं है कि सिर्फ परिसीमन है। सबसे बड़ी बात है कि जो इन्होंने कहा कि एनडीए 2014 में जब से केंद्र में आई है, उनका फोकस रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर पर विशेष ध्यान दिया, और पूर्वोत्तर का ये गेटवे ऑफ है। तो इसलिए असम को उन्होंने विकास की धारा में बहुत आगे लेके गए, और उस काम को हेमंत बिश्व शर्मा ने जनता के बीच में दिखाया। तो इसलिए ये कहना नहीं है। और दूसरे नेताओं के अलग भी, अभी भी आप देखिए कि वो सीधा ये बोलते हैं कि नहीं, हमें हिंदुत्व की विचारधारा से चलना है। कांग्रेस में आया हुआ नेता, अभी देश में बहुत सारे राज्य हैं जिसमें आप देखेंगे कि कांग्रेस से नेता आए हुए हैं भाजपा में, लेकिन उनका कद क्या है? आज बीजेपी 22 राज्यों में लगभग एनडीए की सरकार है, उसमें से कितने चीफ मिनिस्टर हैं जो हेमंत बिश्व शर्मा के कद के हो चुके हैं? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह के जितने करीब हैं हेमंत बिश्व शर्मा, जब भी नॉर्थ ईस्ट की बात आती है या असम की बात आती है, जब भी जैसे भी होता है, वो काम प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से वो करवा लेते हैं। तो ये कहना सिर्फ कि एक राजनीतिक ध्रुवीकरण वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि वो जो बोलते हैं, इस पर सवाल हम पूछ लेते हैं। खुद बीजेपी के भी मेहमान हमारे साथ हैं, और फिर उसके बाद हमारे साथ धारित्री जी भी हैं और प्रोफेसर गीता भट्ट भी हैं। अनंत जी, तो
ये तो सच सही है ना कि आप लोगों ने हिंदू मुसलमान खुलकर किया, बंगाल से लेकर असम तक आप लोगों ने के लिए घुसपैठियां ही सबसे बड़ा मुद्दा बन गया यहां पर। अब मियां की राजनीति को जम करके भुनाया। हिमंता बिस्वा शर्मा जी ने जीत में तो इन सब की बड़ी भूमिका रही, इसमें तो कोई शक नहीं है, ये तो मानेंगे आप। जी अजय जी, सर्वप्रथम तो वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय मां कामाख्या। देखिए, असम की जीत जो है वो देश के प्रधान सेवक पर अटूट विश्वास की जीत है। यह विकास की जीत है, सुशासन और जनसंपर्क की जीत है जिस तरीके से, और हेमंता जी की हिम्मत की जीत है। विगत 10 वर्षों से असम में हमारी सरकार थी। आपने देखा होगा कि असम के अंदर चाहे अरुणोदय योजना हो, चाहे चाय बागान का मामला हो, तमाम इन मुद्दों को लेकर जिस तरीके से अब दिलीप भैया जी बता रहे थे, वहां पे जो असम में बोडो समस्या थी, उस बोडो के बाद जिस तरीके से असम के अंदर AK-47 और AK-56 का जो दौर था, उस दौर को भी समाप्त करने का 14 के बाद देखिए एक भी इस तरह की कोई घटना नहीं घटी होगी असम के अंदर जो कि एंटी टेररिस्ट की जो घटनाएं घटती थी, वो तमाम ऐसी घटनाओं को दरकिनार करने का काम किया है। और जिस तरीके से हम तो यही कहते हैं, पांचों राज्यों के चुनाव के बाद पे हार गई ममता, हार गया गोगोई, गया स्टालिन, बाद भारत में अब चलेगा तो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का राष्ट्रवाद। जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री ने लगातार 5 वर्षों तक, जैसे झा साहब बता रहे थे, और उससे पहले भी 5 साल हमारी सरकार रही, और असम में पहली बार है कि कोई लगातार 3 बार प्रो इनकम्बेंसी के साथ सरकार बना रहा है। और नॉर्थ ईस्ट का मुखद्वार होने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से, दिलीप भैया जी बता रहे थे, पहले देश के ऐसे प्रधानमंत्री है जो कि लगातार नॉर्थ ईस्ट, आज तक क्या रहा था, 14 के पहले तक देश से कटा हुआ राज्य माना जाता था। आज अरुणाचल चले जाइए आप, मेघालय चले जाइए, तमाम नॉर्थ ईस्ट में 7 सिस्टर +1 8 राज्य में चले जाइए, जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट का विकास हो रहा है, चाहे सड़क के मामला में हो। देखा होगा कि आपने 14 के बाद NHDCIL करके एक संस्था बनाई गई जो NHAI के अधीन आता है, वो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट और JNK के लिए बनाया गया। और नॉर्थ ईस्ट में जिस तरीके से सड़कों का जाल बिछाया गया, लोगों को एक साथ जोड़ने का काम किया गया, तो यह बताता है कि सरकारें किस तरीके से काम कर रही थी। और जहां तक मुख्य असम का मुद्दा है, आपने जो घुसपैठियों की बात की, तो इस देश में घुसपैठियां बहुत बड़ी समस्या है। और हमने जिस तरीके से, आपने देखा होगा कि 4 तारीख के रिजल्ट के बाद आप पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पे चले जाइए, असम में सिर्फ 5 वर्षों में 1,40,000 एकड़ जमीन हिमंता बिस्वा शर्मा जी ने मुक्त कराया है उन घुसपैठियों से। थोड़ा ज्यादा कह रहे हैं बांग्लादेश, रोहिंग्या, मुझे जो आंकड़ा ध्यान आ रहा है इतना नहीं है, मैं आंकड़ा बता दूंगा थोड़ी देर में, लेकिन आप थोड़ा ज्यादा कह रहे हैं। लेकिन हाँ, अब डेफिनेटली उन्होंने कुछ 100 बीघा जमीन, कुछ 1000 बीघा जमीन जरूर मुक्त कराया है। लेकिन 10 साल से सरकार है और 5 साल के लिए आपको बड़ा मैंडेट मिला है, लेकिन वहां पर समस्याएं भी आज भी हैं बरकरार। बाढ़ नियंत्रण अभी भी नहीं काबू हो पाया। डेमोग्राफी को आप मुद्दा बनाते रहे, आज भी डेमोग्राफी का सवाल बना हुआ है। 10 साल बाद भी तो क्यों बना हुआ है? ये तमाम सवाल हैं, बेरोजगारी के सवाल हैं। मैं आऊंगा आपके पास में, मैं धारित्री जी के पास में जाना चाहूंगा। आप जमीन पर क्या देख रहे हैं धारित्री जी? क्या बदल गया असम में कि बीजेपी को छोड़ कांग्रेस को, बाकी पार्टियों को वहां की जनता भूल ही गई है? अब तो लगता है करीब करीब सारी सीटें दे दी, 126 में से 102। ये नमस्कार आपको। ये बात मैंने पहले भी कहा था कि जो बीजेपी का जो ये नतीजा निकला है, ये डेफिनेटली उनका जो ग्रास रूट लेवल वर्किंग इन लोगों ने स्ट्रेटेजी अपनाया, उसका बहुत बड़ा एक कारण है। और जो चीज मैंने पहले भी कहा वो यही है कि जो डेवलपमेंट का जो मुद्दा है, डेवलपमेंट किस तरह का डेवलपमेंट, वो अलग एक विषय है डिबेट का। लेकिन जब हम डेवलपमेंट करते हैं, जनता क्या देखती है डेवलपमेंट में? जो विजिबिलिटी होती है डेवलपमेंट का, तो वो विजिबिलिटी में बहुत ज्यादा इन लोगों ने फोकस किया है कि हमने जो भी काम किया उसको, उसके बारे में हर किसी को पता होना चाहिए। आई थिंक वो जो प्रचार प्रसार वाली बात होती है, उसमें बहुत ज्यादा ध्यान दिया है इन लोगों ने। जो भी काम किया है उसको बहुत पब्लिसिटी किया है, जिसके वजह से लोगों के जहन में रहता है कि ये काम किया है। फॉर इंस्टेंस, जैसे अगर हम बात करते हैं एजुकेशन का एरिया, जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, जिस चीज से मैं कनेक्शन रखती हूँ जी, वो ये है कि चाहे एजुकेशन का हाल जैसा भी हो स्टेट में, लेकिन एक ये है कि जब भी कुछ ऐसे समय आता है, जैसे 10वीं का, 12वीं का, उस तरह का जो नतीजा आता है उस एग्जाम्स का,
तो उस समय जैसे लड़कियों के लिए या गर्ल्स के लिए उनके बाइसाइकिल देना या उनके पढ़ाई के लिए कंप्यूटर्स देना, कुछ कुछ ऐसे ऐसे योजनाएं इन लोगों ने अपनाया जिसके वजह से भी थोड़ा सा मुझे लगता है रिझाने में काम आया है अपने गर्ल्स को, यंग जनरेशन खासकर जो इस इलेक्शन में काफी हद तक रिस्पॉन्सिबल रहा है। वो उन्होंने अपना जो सपोर्ट किया है वो यूथ से भी काफी आया है अगर हम देखते हैं। तो ये सिर्फ पॉलिटिकल रीजंस नहीं है, कुछ कुछ चीजें हैं जो बहुत ही ग्रासरूट लेवल पे इन लोगों ने ध्यान दिया है और जो दिखा भी है एक्चुअली, द विजिबिलिटी एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट जिसको हम कहते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स देयर आर स्टिल एरियाज, खासकर अगर हम देखते हैं जैसे स्वास्थ्य व्यवस्था जिसमें हेल्थ इश्यूज वगैरह ये सब चीजें हैं। अब ये क्रिटिकल एरियाज इनको एड्रेस करना पड़ेगा, जो बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ फोकस रहा है पहले भी। कुछ चीजें हैं जो पहले भी फोकस में नहीं थे, लेकिन वो मैं इस पर आऊंगा धारित्री जी कि जब अब शपथ ले रहे हैं दूसरी बार हिमंता विश्वा शर्मा, तो आगे क्या उनके लिए टास्क है, डिलीवरी उनको क्या देनी होगी जो उन्होंने प्रॉमिसेस किए हैं, क्योंकि मैंडेट बहुत बड़ा है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा हो जाती है। लेकिन मेरे साथ अब जुड़ चुके हैं रविशंकर रवि साहब भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। लेकिन प्रोफेसर गीता भट्ट, आपके पास मैं आना चाहूंगा मैम। ये देखिए नैरेटिव्स, पॉलिटिक्स में नैरेटिव्स का क्या गेम है हम तो देखते ही रहते हैं दिन रात, और ये भी खूब चला है असम में भी। किस चीज की ज्यादा जीत लग रही है आपको? जो धारित्री जी कह रहे हैं कि डिलीवरी भी हुई है और उसको अच्छे से प्रोजेक्ट भी किया है, लेकिन नैरेटिव का भी कम इस्तेमाल नहीं हुआ है। मियां पॉलिटिक्स जमकर यहां होता दिखाई पड़ा, तो क्या डोमिनेंट फैक्टर रहा? जी देखिए, जहां ये बात सही है कि जिस प्रकार से आप समाज में अपने संदेश को, कोई भी राजनीतिक दल हो, वो जिस प्रकार समाज में अपने संदेश को लेकर जाता है, कितना इफेक्टिवली लेके जाता है, किस तरह से लेके जाता है, किस तरह का नैरेटिव सेट करता है, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन ये अपने आप में संपूर्ण नहीं। इसके अलावा जमीन पे आपने किस प्रकार का काम किया है और क्यों? क्योंकि भाजपा सरकार में है पिछले 2 टर्म से, और उसमें जिस प्रकार का नीतियों को उन्होंने जिस प्रकार से लागू किया, और केंद्र के द्वारा एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, और साथ ही साथ हेमंत बिश्व शर्मा जी की अपनी एक जो उनकी लोकप्रियता है, उनकी जो ऊर्जा है, जैसा कि अभी मैम ने भी कहा, युवाओं के बीच में उनका एक एक अलग अट्रैक्शन है उनके लिए। और ये तो देखिए राजनीति में ये तो बहुत महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार से आप अपनी बात को कहते हैं। ये तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। कोई भी राजनीतिक दल हो, उसमें जो उनके जो दल के नेता हैं वो किस प्रकार से अपने आप को, अपनी छवि को प्रस्तुत करते हैं, किस प्रकार से अपनी बात को रखते हैं, ये बहुत मैटर करता है। नहीं तो क्या राहुल गांधी जी में ऊर्जा नहीं है क्या? गौरव गोगोई में ऊर्जा नहीं है क्या? उसकी मैं दूसरी बात जो मुझे लगती है वो एक बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा, आपने कहा कि मियां पॉलिटिक्स की बात करी, तो मुझे लगता है उन्होंने इसको जो मियां और मुसलमान, इन दोनों को उन्होंने अलग अलग तरीके से संबोधित किया कि जो बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं उनके लिए सरकार की क्या सोच है, और जो वहां रहने वाले मूल निवासी हैं, मूल असम के मुसलमान हैं, उनके लिए किस प्रकार से एक इंक्लूसिव सोच जो सरकार की है, उसकी बड़ी एक उन्होंने स्पष्टता वहां बनाई, और मुझे लगता है वो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय रहा। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो आप ये देखिए कि 82 सीट आना अपने आप में पूर्ण मेजॉरिटी है भाजपा की, लेकिन जैसा कि सुनने में आ रहा है कि जो उनके साथ में जिनके साथ अलायंस करा है, उन जो एजीपी है और बाकी बोडोलैंड पार्टी है, उनमें भी लोगों को मंत्री पद उन्हें भी दिया जाएगा। उन्हें तो एक ये भी है जिसे कहते हैं नेतृत्व का, और एक जो वैचारिक सोच है किसी पॉलिटिकल पार्टी की। नहीं तो ज्यादातर, क्योंकि आपने देखा है कांग्रेस ने क्या किया तमिलनाडु में, किस प्रकार से तुरंत उन्होंने अपने आप को डीएम से अलग करके पद के लिए, सरकार में रहने के लिए किस प्रकार उन्होंने अपने एक लॉन्ग टर्म जो एसोसिएशन था उससे एकदम तुरंत मिनट भी नहीं लगाया अलग उन्हें। तो ऐसे में ये जो एक वैचारिक प्रतिबद्धता और अपने साथ जिन पॉलिटिकल पार्टनर्स को लिया है उनको साथ में लेकर चलने की, है ना, साथ का में नतीजा है ये प्रचंड जीत की जो बात है, ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण मैसेज है। और ये
लॉन्ग टर्म अगर आपको पॉलिटिक्स करनी है तो ये सब बातें बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी के जमाने में आप कोई भी चीज को छुपा नहीं सकते लंबा। चाहे आप देश के किसी भी कोने में बैठे हो, उसको आप छुपा नहीं सकते। इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि जनता का विश्वास रविशंकर रवि जी रहे। और ये भी मुझे लगता है बड़ा महत्वपूर्ण एस्पेक्ट इसमें है कि अपनी पूर्ण जो है मेजॉरिटी होने के साथ भी बीजेपी ने अपने जो अलायंस आई है ऑलमोस्ट 2/3 कह लीजिए मैम, 82। अगर 2-4 और सीटें मिल जाती तो 2/3 अकेले बीजेपी की हो जाती। रविशंकर रवि जी, लेकिन गौरव गोगोई ने भी बड़ी आइडियल बातें की थी वहां पर, कहा था कि इंक्लूसिव की बात की थी उन्होंने, साझी संस्कृति की बात कही थी मियां पॉलिटिक्स के अगेंस्ट में, लेकिन कोई बायर नहीं मिला, नोबडी बिलीव्ड। क्यों? देखिए, उसकी मुख्य वजह यह है कि गौरव गोगोई का जो हाल है, गौरव गोगोई निश्चित रूप से एक अच्छे नेता है और उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें कही, लेकिन कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी विडंबना असम में यह है कि इनका संगठन नेटवर्क पूरी तरह से खत्म हो गया है। लोग हैं वो जो बीच की जो मिशनरी है, जो इन चीजों को जो मतदाताओं तक पहुंचती है, जो उनको लेकर आती है, जो उनको मुद्दे वहां तक पहुंचाती है, वो सारी चीजें अभी कांग्रेस के साथ बहुत दिक्कत है। जोरहट से जो वो चुनाव, अब जैसे वो जोरहट से लोकसभा का चुनाव हार बड़े आसानी से जीत गए, लेकिन उसी जोरहट लोक विधानसभा क्षेत्र में वो चुनाव हार गए। इसकी वजह ये है कि लोगों को ये लगा, खास करके वहां जोरहट के लोगों को, कि कांग्रेस तो सत्ता में नहीं आ रही है। ये चुनाव की घोषणा के बाद से ही स्पष्ट हो गया था। तो ये फिर लौट कर चले जाएंगे दिल्ली, तो यहाँ पर बाय इलेक्शन होगा। और जोरहट के मतदाता बहुत ही सजग है। पूरे असम की पॉलिटिक्स की बात करें तो जोरहट के मतदाताओं का एक अलग टेस्ट रहा है, इसलिए देखिए वो वहां से चुनाव हार गए। कांग्रेस ने एक गौरव गोगोई के आने के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक विश्वास तो जगा था, लेकिन एक अकेला गौरव गोगोई कुछ नहीं कर सकता है। उसके पास जो टीम है, अखिल गोगोई ने कांग्रेस को ज्यादा डैमेज किया है गठबंधन में शामिल होने के बाद लास्ट मिनट में। बल्कि कांग्रेस की कई जीती हुई सीट जो थी उसको अखिल गोगोई ने ढींग सीट उन्होंने ले लिया और वो जीत गए। तो राज्य की पॉलिटिक्स में गौरव के सामने डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जैसा कद्दावर नेता था, जिनकी नीतियां, रणनीतियां, कुटिलता, उससे पार पाना अभी गौरव गोगोई के लिए संभव नहीं था। स्टेट पॉलिटिक्स को वो ठीक से अगर मैं कहूं तो वो समझ नहीं पाए। मुद्दे तो उन्होंने उठाए, लोगों को पसंद भी आए, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनको गौरव के मुद्दे अच्छे भी लग रहे थे, लेकिन वो मुद्दे मतदाताओं को प्रभावित नहीं कर पाए। 2-3 चीजें फैक्टर हुई हैं इसमें, ठीक है। सिर्फ हिंदुत्व का नारा इसमें इतने बड़ी जीत का कारण नहीं। ओके, कौन से 2-3 फैक्टर? कारण यह है कि जी पहला फैक्टर तो यह है कि हेमंत बिश्व शर्मा डिलीवर करते हैं। उन्होंने जो घोषणा की उसको डिलीवर किया, ये सबसे बड़ी। और उनको ये पता है कि ब्यूरोक्रेसी से कैसे काम करवाना है, जो प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू की, और इसलिए उसका असर लोगों पर दिखा। उन्होंने कहा कि हम 1 लाख सरकारी नौकरी देंगे। आज के समय में कोई भी राज्य सरकार ये साहस नहीं कर पाती है। उन्होंने 1.5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी दे दी, और उस सरकारी नौकरी में पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी थी, एक भी कोर्ट केस नहीं हुआ। ये डिलीवर करने का उनका तरीका। दूसरा उनका तरीका ये है कि ये बेनिफिशरीज, उन्होंने ये देखा कि सिर्फ डिलीवर करने से नहीं होगा, लोगों तक मदद पहुंचानी होगी और बेनिफिशियरी बनाना होगा। असम का 50% से ज्यादा मतदाता आज के दिन में बेनिफिशियरी है। उसने विभिन्न, अब जैसे चुनाव घोषणा के कुछ दिन पहले 40 लाख महिलाओं के खाते में 9-9 हजार रुपया पहुंच गया, और बिहू के पहले। और महिलाओं के खाते में जो पैसा जाता है उसका असर आपने बिहार में भी देखा है। दूसरी चीज, स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट के लिए जलपानी यहाँ बोलते हैं, मैंने जलपान करके उन्होंने उनको पैसे देने शुरू किए। इस कॉलेज की लड़कियों को वो पैसे दे रहे हैं। महिला उद्यमता आसनी, सेल्फ हेल्प ग्रुप। और तीसरी चीजें जो उन्होंने की, अपर असम में ये लग रहा था, ये माना जा रहा था कि
कांग्रेस अच्छा करेगी। लेकिन चाय बागान के मजदूर आज तक उनके पास जमीन का 1 इंच का पट्टा नहीं था। ओके, तो उसमें भी उन्होंने चाय बागान में के मजदूरों को, चाय बागान के मालिकों को समझा बुझाकर उनके नाम से जमीन का पट्टा देना शुरू किया। ठीक और है। चाय बागान तो मतलब डिलीवरी भी, डायलॉग भी, डिलीवरी भी, नैरेटिव भी, हर चीज काम करता नजर आया हेमंता विश्वा शर्मा का, या बीजेपी का कह लें निश्चित तौर पर। ओके दिलीप सर, फिर मैं आपके पास लौटता हूं, लेकिन क्या तो विपक्ष के लिए, या खासतौर से कांग्रेस की बात करें, हम राहुल गांधी की बात करें, प्रियंका गांधी भी यहां पर गई थी, उन्हीं पर असम के चुनाव की जिम्मेदारी दी गई थी यहां से कंडक्ट करवाने के लिए, और गौरव गोगोई। साख का एक सवाल बन गया है कि एक चलती भली अच्छी खासी सरकार है, ये बार बार दिख रहा है। पीएम मोदी कहते हैं कि जहां भी बीजेपी आती है लौटती है, रिपीट करती है, तो इसी को चलने दो, लेट्स नॉट ट्राई। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आप लगातार कोई भी सरकारें, नरेंद्र मोदी एक बात कहते हैं प्रधानमंत्री की, जब बीजेपी की सरकारें होती हैं तो वापस करती हैं, और जो अन्य सरकारें होती हैं वो वापस नहीं आती हैं दोबारा। मुश्किल, मतलब कम सरकारें ऐसे आप देख सकते हैं। हालांकि केरला में दूसरी बार विजयन जीत के आए थे, तमिलनाडु में भी डीएमके दूसरी बार जीत के आए थे, ऐसा नहीं है बीजेपी। लेकिन हाँ, अगर रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो बीजेपी की सरकारें ज़्यादा रिपीट होती हैं। उसके पीछे जो कुछ फंडामेंटल चीज़ें होती है, जिस नैरेटिव को आप बिल्ड करते हैं, और नैरेटिव बिल्ड करने का आधार होता है डिलीवरी भी। आपको सिर्फ अगर नारे दे देंगे और जमीन पे काम नहीं होगा तो फिर उसको कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी। ये अब चलने वाला नहीं है, वो नहीं चलता है, वो कभी नहीं चला। वो 2004 में नहीं चला, जब साइन इंडिया भारत उदय हो रहा था तो वाजपेयी जी के बारे में सब लोग कहे थे वापस आ रहे हैं, वो हार गए। तो 2004 में भी नहीं चला। तो ये आपको डिलीवर करना पड़ेगा, और डिलीवरी को इंश्योर करना पड़ेगा, जो आप कहते हैं वो करना पड़ेगा। और खास करके जो गुड गवर्नेंस का इशू है, जो प्रधानमंत्री जिसको लगातार आगे में रखते हैं, और उसको फिर पब्लिक डिलीवरी के साथ जोड़ना, और विजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर। आप नॉर्थ ईस्ट में भी देखेंगे इतने सारे एयरपोर्ट्स को या तो बनाया गया है या बेहतर किया गया है उसको, और उसका एक्सपेंशन किया गया है, सड़कें, ब्रिज और बहुत सारी चीज़ों का। तो वो जो विजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसके बाद जो मिडिल क्लास या नीचे जो डिलीवरी जिसके बारे में बता रहे थे कि भाई चाहे ज़मीन का पट्टा दिया गया है, 4 आदमी को दिया गया है, चाहे बेनिफिशियरी महिलाएं हों, चाहे पैसे ट्रांसफ़र किए हों, तो ये सारी चीज़ें, इट्स नॉट वन थिंग दैट विल मेक पार्टी विन और इंडिविजुअल विन, इट्स अ पैकेज, इट्स अ कंप्लीट। आपको एक वही अंतर यही है बीजेपी और कांग्रेस की जो बात है, वो अंतर ये है कि आपको विचार भी चाहिए, नेतृत्व भी चाहिए, गुड गवर्नेंस भी चाहिए, डेवलपमेंट भी चाहिए, और उसके साथ नैरेटिव भी चाहिए, प्रचार प्रसार भी चाहिए। तो मशीनरी भी चाहिए, मशीनरी भी चाहिए, संसाधन भी चाहिए। तो कांग्रेस के पास, सभी पार्टियों के पास सब कुछ है, लेकिन एक पार्टी है, एक संस्था जो, और एक गठबंधन के रूप में भी भारतीय जनता पार्टी 365 दिन में लगातार कहता हूं और 24 घंटे काम करती है। वर्सेस अमित शाह, एक बात अभी मैंने सुना उनको कहीं पर, उन्होंने कहा कि भाई एक मंत्र में देता हूं, विपक्ष भी आप जाइए लोगों के लिए 24 घंटे 9 बजे से उठ के रात के 9 बजे तक काम करिए, आप भी जीत जाएंगे। चलिए, मैंने वो एक अपनी बात कह रहे थे कि हम पब्लिक के लिए काम करते हैं, हम देश के लिए काम करते हैं। तो ये काम करने के, अकेले काम करने से भी नहीं होगा, काम करके आपको बताना भी पड़ेगा कि देखिए हमने ये सारे काम किए हैं, ये हमने डिलीवर किए हैं, और आप हमें मौका देंगे तो हम बेहतर और करेंगे। और ये चीज़ जो है, मुझे लगता है नेतृत्व लेवल पे, नीति लेवल पे, विचार लेवल पे अगर मजबूती से रखा जाए और जमीन पे उसको उतारा जाए, तो ये विपक्ष के लिए चुनौती ये नहीं है कि वहां पे हेमंत विश्व शर्मा है। विपक्ष की चुनौती ये है कि कैन यू मैच द एंटायर जो कंप्लीट पैक है बीजेपी जिसको लेके जाती है, उस पैक को आप मैच कर सकते हैं। पीएम मोदी पहुंच गए हैं स्टेज पर, ये तस्वीर हमें देखनी चाहिए। और देखिए, ऑडियो दीजिए। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारत माता के, भारत माता के। असम में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। पीएम मोदी मंच पर पहुंचे हैं, हर व्यक्ति खड़े होकर के अभिवादन करता नजर आ रहा है, मोदी मोदी के नारे लगते नजर आए। इसमें सिर्फ कार्यकर्ता नहीं हैं, आम असम वासी भी हैं, और जिन्होंने वोट प्रचंड जीत दी है वो अपने वोट के जरिए। ये
इसको मैजिक कहना, जैसा दिलीप सर बार बार हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये सही आकलन नहीं है। हैट्रिक है बीजेपी के लिए, बीजेपी की हैट्रिक है, लेकिन ये सिर्फ मैजिक नहीं। अगर मैजिक क्रिएट किया जा रहा है तो उसके पीछे बहुत बड़ा प्लान है, बहुत बड़ा डिलीवरी है, बहुत बड़ा सिस्टम है, बहुत बड़ी आइडियोलॉजी है, बहुत बड़ा प्रचार है। ये सब कुछ का मिला जुला हुआ है रूप यहां पर, और तब आपको ये मैजिक होता दिख रहा है। और इन सभी फ्रंट पे क्या फिर पवन कुमार झा जी, पवन जी, क्या इन सभी फ्रंट पे अभी कांग्रेस तो काफी पीछे नजर आ रही है? मंच पर आप देखते चलिए तस्वीर, तमाम सीएम मौजूद हैं, डिप्टी सीएम मौजूद हैं, प्राइम मिनिस्टर मौजूद हैं। जैसे शपथ ग्रहण शुरू होगा वो भी हम आपको दिखाते चलेंगे, लेकिन समझते भी चलिए। पवन जी, दरअसल देखिए क्या है कि कांग्रेस की कार्य पद्धति जो है ना, वो अपने आप में सुधार करने की स्थिति में है नहीं। इस चुनाव को ही आप देखें, पहली दफा थी कि प्रियंका गांधी किसी राज्य के चुनाव से इन्वॉल्व होती है, लेकिन आप देखेंगे कि वो कुछ दिनों के लिए आती हैं फिर चली जाती हैं। हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि आप वेस्ट बंगाल को आप देखें कि भाजपा ने उसको एक चुनौती के तौर पर लिया और अमित शाह 15 से 16 दिन तक वो कंटिन्यू रहे राज्य में। इस स्थिति में आप देखिए कि कांग्रेस के नेता जो आज की तारीख में इतनी ज्यादा उनकी व्यस्तता नहीं है, तो प्रियंका गांधी 1 महीने का टाइम क्यों नहीं दे पाएंगी? यहाँ ये उनकी पद्धति है। राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो या कोई भी बड़े नेता, वो सिर्फ क्या होता है कि वो अपने फॉर्मेलिटी के लिए किसी भी स्टेट में जाती है और वो वहां से फिर लौट जाती है। अगर 1 महीने तक भी अगर वो यहाँ रहती तो कुछ जनता के ऊपर उसका असर अलग होता, मीडिया अट्रैक्शन मिलता। ऐसी स्थिति है नहीं। आप देखिए भाजपा की स्थिति चुनाव से पहले भी ऐसी थी कि वो शासन में दोबारा आने की स्थिति में थे, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया कि कांग्रेस से वैसे नेता को लिए जो नेता पिछले विधानसभा में चुनाव नहीं जीत पाए थे, भूपेंद्र बोरा, लेकिन उनको लाया गया एक एज लेने के लिए कि चुनाव से पहले ही कांग्रेस को हतोत्साहित किया जाए। प्रद्युत बरदलोई को लाया गया। आज अगर भाजपा का सिंबल नहीं होता तो ये लोग फिर इतनी आसानी से चुनाव नहीं जीत पाते, लेकिन उनकी कार्यशैली है कि जितने भी मतलब नुकसान पहुंचा सके अपोजिशन को, वो अपने स्थिति से करते हैं। दूसरी बात क्या है कि देखिए हेमंत बिश्व शर्मा क्या है कि उनका काम करने का जो एक तरीका है, वो तरीका अभी भाजपा के अन्य नेताओं में भी नहीं है। उनको इसीलिए दिया गया नॉर्थ ईस्ट का दायित्व में भी कि आज आप देखिए कि आसाम के अलावा नॉर्थ ईस्ट के अंदर में जो भाजपा का जो विस्तार हुआ उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हेमंत बिश्व शर्मा की। उनका जो एक है कि कार्य, अभी जो पैनल में बहुत सारे रविशंकर रवि जी ने बहुत ही डिटेल्स में बताया है, वो 100% सही वाली बात है। आज घुसपैठिए का मुद्दा तो जरूर है, लेकिन oaths of the office and of secrecy और ये शपथ ग्रहण as Chief Minister for the state of Assam, Shri Himanta Biswa Sharma, Chief Minister designate. हिमंता बिस्वा शर्मा शपथ लेते हुए बीजेपी की हैट्रिक, हिमंता की दूसरी बार शपथ। You may be pleased, sir, to administer the oath of office and the oath of secrecy to the Chief Minister designate as invited and presented. মই শ্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ঈশ্বৰৰ নামত শপত লওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু আনুগত্য পোষণ কৰিম। মই ভাৰতৰ সাৰ্বভৌমত্ব আৰু অখণ্ডতা অক্ষুণ্ণ ৰাখিম। মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে মোৰ কৰ্তব্য বিশ্বস্ততাৰে আৰু শুদ্ধ অন্তঃকৰণেৰে সম্পাদন কৰিম আৰু মই ভয় বা পক্ষপাত অনুৰাগ বা বিদ্বেষ নোহোৱাকৈ সংবিধান আৰু আইন অনুসাৰে সকলো শ্ৰেণীৰ লোকৰ প্ৰতি ন্যায় আচৰণ কৰিম। মই শ্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
ঈশ্বৰৰ নামত শপত লওঁ যে মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে মোৰ কৰ্তব্যৰ যথাযথ সম্পাদনৰ বাবে আৱশ্যক হোৱাৰ বাহিৰে মই এনে বিষয় যি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে মোৰ বিবেচনাৰ বাবে অনা হ'ব বা মোৰ জ্ঞাত হ'ব তেনে বিষয় মই কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিসকলৰ ওচৰত প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে অৱগত বা প্ৰকাশ নকৰিম। हिमंता बिस्वा शर्मा स्पीच में लेते हुए असमी भाषा में उन्होंने शपथ ग्रहण कर लिया है। दूसरी बार सीएम बने हैं, प्रचंड बहुमत से जीत के बाद बने हैं और ये ऐतिहासिक है। ये जीत अपने आप में ऐतिहासिक है। बीजेपी की हैट्रिक यहां पर कुछ सालों पहले तक बीजेपी भी नहीं सोच पाती होगी, लेकिन शायद सोच पाती होगी, क्योंकि बीजेपी के बारे में हम जितना समझने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि जो वो 10 साल बाद अचीव करने चाहती है वो 10 साल पहले प्लान कर लेती है और उसी के हिसाब से तैयारियां शुरू कर देती है। और पीएम मोदी जब आए 2014 में, तभी से उनका फोकस जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट पर दिखा था, जिस तरह से लगातार वो दौरे करते रहे और ग्राउंड पर The ministers designate are present to take the oaths of office and secrecy. I request your permission to present them. The ministers designate shall now be invited to the dais one by one to take the oaths of the office and of secrecy as Minister for the State of Assam. You may be pleased, sir, to administer the oath of office and the oath of secrecy to the ministers designate as invited and presented one by one. अगला नंबर किसका है? Shri Rameshwar Teli, Minister Designate. रामेश्वर तेली दूसरे नंबर पर हैं। असम के दुलियाजान सीट से बीजेपी के विधायक बनकर आए हैं। केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं मोदी गवर्नमेंट में। मैं रामेश्वर तेली ईश्वरर नामत शपथ लওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু অনুগত্য পোষণ কৰিম। মই ভাৰতৰ সাৰ্বভৌমত্ব আৰু অখণ্ডতা অক্ষুণ্ণ ৰাখিম। মই অসমৰ এগৰাকী মন্ত্ৰী হিচাপে মোৰ কৰ্তব্য বিশ্বস্ততাৰে আৰু শুদ্ধ অন্তঃকৰণেৰে সম্পাদন কৰিম আৰু মই ভয় বা পক্ষপাত অনুৰাগ বা বিখেদ নোহোৱাকৈ সংবিধানৰ আৰু আইন অনুসাৰে সকলো শ্ৰেণীৰ লোকৰ প্ৰতি ন্যায় আচৰণ কৰিম। মই ৰামেশ্বৰ তেলী ঈশ্বৰৰ নামত শপত লওঁ যে অসমৰ এগৰাকী মন্ত্ৰী হিচাপে মোৰ কৰ্তব্যৰ যথাযথ সম্পাদনৰ বাবে আৱশ্যক হোৱাৰ বাহিৰে মই এনে বিষয় যি অসমৰ এগৰাকী মন্ত্ৰী হিচাপে মোৰ বিবেচনাৰ বাবে অনা হ'ব বা মোৰ জ্ঞাত হ'ব তেনে বিষয় মই কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমূহৰ ওপৰত প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে অৱগত বা প্ৰকাশ নকৰিম। तो नंबर 2 पर रामेश्वर तेली सांसद भी रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, चाय बागान की राजनीति करते रहे हैं और
दुलियाजान से इस बार विधायक बनकर आए हैं। बीजेपी अपने बेस्ट फील्डर्स को हमेशा मैदान में उतारती है। जीत एकमात्र लक्ष्य होता है और उसके नतीजे आपके सामने हैं। रणनीति में भी बीजेपी मात देती नजर आती है अपने विरोधियों को, और ये हालांकि हर पार्टी की अपनी रणनीति होती है और कोई भी कमजोर रणनीति अपने तौर पर नहीं बनाता है, लेकिन बीजेपी साबित कर रही है कि उसकी रणनीति 20 पड़ती है तमाम दलों पर। तो रामेश्वर तेली देखिए, दिग्गज यहां के नेता, केंद्रीय मंत्री, सांसद रहे हुए और अब विधायक बनकर असम में सरकार का हिस्सा बनेंगे, नंबर 2 पर सरकार में हैसियत रखेंगे। बीजेपी के राजनीति के, और देखिए इस मंच को देखिए, इसके सामने बैठे लोगों को देखिए, तादाद को देखिए, जहां तक नजर जा रही है लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। हर अपने इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम को बीजेपी अपने स्ट्रेंथ और अपने डेप्थ के शो में बदल देती है। यह भी बीजेपी की एक शैली है। हाल के सालों में आपने देखा होगा, जहां भी बीजेपी की जीत होती है यही तस्वीर आती है। तमाम केंद्र के नेता, तमाम बीजेपी के शासित राज्यों, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम्स, दिखाती है बीजेपी उसकी ताकत को, उसकी शक्ति को, उसकी पहुंच को, उसके विस्तार अतुल बोरा, मिनिस्टर डिजिग्नेट। अतुल बोरा, नंबर 3, असम गण परिषद के अध्यक्ष हैं अतुल बोरा, अलायंस पार्टनर की अब बारी आ गई। नंबर 3 पे देखिए। মই শ্ৰী অতুল বৰাই ঈশ্বৰৰ শপত লওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু तब शपथ लेंगे। शपथ तो एक ही लाइन होती है, शपथ की एक ही जैसी। अतुल बोरा साहब, तो ये भी दिलीप सर आपसे समझना चाहूंगा, बीजेपी ने जिस तरह से अलायंस पार्टनर्स को साधा है, मेंटेन किया है अलायंस को, ये अटल जी के जमाने से लेकर अब तक, ये भी एक बड़ी वजह बड़ी बीजेपी के धीरे धीरे इतनी ताकतवर बनने। देखिए दोनों चीजें हैं। ये अलायंस राजनीति में जो अलायंस होते हैं वो बहुत साफ है कि वो अलायंस सत्ता के लिए, आपके किसके साथ जाके आपको सत्ता की प्राप्ति होती है, कहाँ से अलग होके आपको सत्ता मिल सकती है। तो ये अलायंस जो है वो एक साझा तभी लोग एक मंच पे आते हैं जब उनको दिखता है, और भारतीय जनता पार्टी ने भी कई क्षेत्रीय दलों के साथ उन्होंने अलायंस किया, कई दलों के साथ अलायंस किया, कई राज्यों में हर जगह अलायंस उन्होंने किया। कई अलायंस पार्टनर उनको छोड़ के चले भी गए, कई इंडिपेंडेंटली उनके एनिमी नंबर 1 बने, कई को पश्चिम बंगाल में टीएमसी उनके साथ थे, टीएमसी को हरा करके आज वो सत्ता पे काबिज हुए। तो ये जो है अलायंस, लेकिन ये है कि कांग्रेस का भी अलायंस है, और भारत जैसे राज्य में मुझे लगता है कि दो राजनीतिक राष्ट्रीय पार्टियां एक साथ रूल करने की अभी तक वो स्थिति तो नहीं बनी है। तो भारत में कांग्रेस जब अलायंस में रहेगी तो एक तरह का अलायंस आप देखेंगे डीएमके या एडीएमके दोनों तरफ जाते आते रही है। तो मैंने इसलिए सवाल किया था, ये जो अलायंस का जो आइडिया है वो होता है कि आपको सत्ता पाना है, आप किसके साथ सहज है। स्वाभाविक रूप से उस समय जिस समय ये सत्ता गठबंधन की तैयारी होती है, आप कहाँ जाके सत्ता के तरफ जा सकते हैं। जो राजनीति में लोग सत्ता के लिए आते हैं, सेवा जो है उसके माध्यम को मानते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि राजनीति में सत्ता और सत्ता के माध्यम से हम सेवा करेंगे, बाकी जो भी होता है वो सबको पता है। लेकिन कम से कम जितने भी गठबंधन होते हैं वो गठबंधन इट्स अ अलायंस ऑफ बेसिकली टू शेयर पावर, और यहाँ पे बीजेपी अपने अलायंस पार्टनर को डिस्पाइट हैविंग, क्योंकि आप ये देखिए कि आज बीजेपी के पास अपना एक तरह से कंप्लीट मैंडेट है, मेजोरिटी है, लेकिन उनके सहयोगी दलों को साथ लेके चल रहे हैं। और बिहार में तो बहुत लंबे समय 2005 से लेके 2026 तक नीतीश कुमार को उन्होंने सपोर्ट किया, मुख्यमंत्री बनना, कम सीटों के बावजूद भी। इससे पहले भी बीजेपी नंबर 1 पार्टी थी, लगभग आधे के 46 सीट और
72 77 सीटों की बात थी लगभग, फिर भी बीजेपी जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने रहे। अभी जाके वो परिवर्तन हुआ है कि दूसरी बार। तो ये जो है सत्ता का जो अपना सत्ता के लिए गठबंधन है, ये विचारों वाले गठबंधन आपको बहुत कम मिलेंगे। कि वैचारिक आधार दोनों का एक हो और उसके बाद हो, वो बहुत कम है। वो देश में मुझे नहीं लगता है। आप देखेंगे अब इंडियन मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी गठबंधन में होना, आप कई ऐसे गठबंधन आपको मिलेंगे जिस गठबंधन को आप सिर्फ और सिर्फ कह सकते हैं कि दिस हैज अ फंडामेंटल ऑफ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट, नथिंग। ये जो चीज है अपोजिट होने के बाद, इवन जो यूपीए का जो गठबंधन रहा है नंबर 4 पे, आं भारतनि सार्वभौमत्व आरो खौसेथिखौ रैखा खालामगोन। आं आसाम रायजोनि सासे मन्त्रि महरै फोथायनाय आरो गोग्गोयै आंनि मावनो गोनां हाबाफोरखौ गिनाय एबा सोरखौबा अननाय, मोजां मोननाय एबा गिज्रा गोसो लायालासेनो संबिजित आरो खान्थि बायदियै गासैबो थाखोनि सुबुंनि फारसे आंदोलन जो है काफी दिनों तक चला। वहाँ पे अंडरग्राउंड संगठन था, बीएलटी था, एनडीएफबी था, बहुत सारे हिंसा, बहुत सारी घटनाएं हुई सिक्योरिटी फोर्स के बीच में। और बोडो जो लिबरेशन टाइगर्स था, नेशनल ये एनडीएफबी जो नेशनल फ्रंट फॉर बोडो लिबरेशन टाइगर्स, कई सारे आप नॉर्थ ईस्ट को जब देखेंगे, नॉर्थ ईस्ट जो है मेन लैंड से बिल्कुल अलग रहा है। वहाँ पे इंसर्जेंसी एक इंडस्ट्री की तरह ग्रो हुआ बाद में, बड़ी समस्या लंबे समय तक। नागालैंड आज भी जो है, जो वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में जो FNTA का जो अभी काम किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र सरकार ने, वो एक अद्भुत अरेंजमेंट है। और ये सारी जो है वहाँ पे जो वॉरिंग ग्रुप्स था उनको सबको साथ में लेके और सारे के सारे लोगों की समस्या को एक एक करके हल करना, जो अभी कई सारे टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स थे वहाँ राज्यों के बीच में, उसको रिजॉल्व करना, कई सारे जो मैंने कहा ना कि ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जैसे मणिपुर इम्फाल का जो एयरपोर्ट बनाया गया है, या जो कछार में जो सिलचर जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बन रहा था, ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो नॉर्थ ईस्ट को, जो उस समय तक नॉर्थ ईस्ट का कई ऐसे, मुझे लगता है कि कुछ ही राज्य शायद ऐसे क्षेत्र हो जो बच गए हो जहां हम नहीं गए हो। और मैंने देखा था वहाँ पे जो बैकवर्डनेस है, वहाँ पे जो शिक्षा की व्यवस्था हालत थी, वहाँ जो स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति थी, वहाँ पे जो कोई डेवलपमेंट का कोई किसी भी तरह का डेवलपमेंट का, वहाँ मुझे लगता है कि उस समय सिर्फ आसाम से जो तेल रिफाइनरी आसाम में जो था, उसके अलावा बहुत कुछ वहाँ पे नहीं था इंडस्ट्री के नाम पे। यहाँ तक कि जो आदिवासी थे उनके जो शिक्षा की व्यवस्था थी या स्वास्थ्य व्यवस्था थी या घरों की जो बुनियादी सुविधाएं थी वो नहीं थी। तो बहुत सारा काम पिछले, अगर काम को देखेंगे इतने सारे काम वहाँ पे हुए हैं। मैं आपको अगर कम से कम 10 ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स वहाँ पे, अष्टलक्ष्मी जिसको प्रधानमंत्री ने कहा, 8 जो राज्य है नॉर्थ ईस्ट में, 7 सिस्टर्स के पहले कहा जाता था, तो उसको अष्टलक्ष्मी का नाम देके उन्होंने उसको एक तरह से पूरे क्षेत्र को ঈশ্বৰৰ নামত শপত লওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু আনুগত্য পোষণ কৰিম। মই ভাৰতৰ সাৰ্বভৌমত্ব আৰু অখণ্ডতা অক্ষুণ্ণ ৰাখিম। মই অসমৰ এগৰাকী মন্ত্ৰী হিচাপে মোৰ কৰ্তব্য বিশ্বস্ততাৰে और देखिए अजंता नियोग कांग्रेस के दौर में भी मिनिस्टर थी, कांग्रेस की सरकार में भी, और कांग्रेस से आई हैं। यहाँ भी नंबर 5 पर उन्होंने शपथ लिया है। बुद्धिस्ट सर्किट के साथ सिक्किम को, मिजोरम को, त्रिपुरा को जोड़ा गया। इसके अलावा जो रेलवे है, जिरबाम, इम्फाल, दीमापुर, कोहिमा, उसको कंप्लीट किया गया। इनलैंड जो वाटरवेज है उसको वहाँ पे बढ़ाया गया। वाराणसी सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को वहाँ तक बढ़ाया गया। आप अगर देखेंगे जो बॉर्डर रेजोल्यूशन जो मैंने बताया, स्टेट आसाम और मेघालय, आसाम और अरुणाचल के बीच में जो था, उसको सेटल किया गया। अब ये सारी वो चीज़ें थी जो लॉन्ग पेंडिंग, मतलब जिसको कहते हैं सालों से, दशकों से पड़ा हुआ था, जिसको कोई देखने वाला, उसको सॉर्ट आउट करने वाला नहीं था, उसको आपने जाके ठीक किया, उसको आपने काम किया। लोगों की जो आपसी मतभेद और आपसी जो एक कई जगह पे एक दूसरे को मारते थे, काटते थे,
जो ट्राइबल एक अलग तरह का सोसाइटी था वहाँ पे, और उसका असर आपको एक हिंसा में और सिक्योरिटी और स्टेट डेवलपमेंट सब पे पड़ता था। जब भी जहाँ भी वायलेंस होगा, वायलेंस का पहला असर, पहला विक्टिम जो होता है वो डेवलपमेंट होता है। और डेवलपमेंट अगर नहीं होगा तो वहाँ गरीबी बढ़ेगी, वहाँ पे लोग सफ़र करेंगे, आम आदमी ज़्यादा सफ़र करता है। जो खास आदमी है जिनके पास पैसे हैं, वो तो बाहर चले जाते हैं राज्य से। और आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट के में ये समस्या सबसे ज़्यादा थे। तो उस चीज़ को जहाँ पे भी पीस आप लेके आएंगे, आप पीस के थ्रू डायलॉग के जरिए किया, आपने बोडो के साथ किया, आपने नागा के साथ किया, आपने मणिपुर में कोशिश हुई, मणिपुर में जो हिंसा हुई बहुत उससे काफ़ी नुकसान हुआ, देश को भी नुकसान हुआ, वहाँ के लोगों को नुकसान हुआ, वहाँ पे जो खामियां रही उसके बारे में लोगों ने बोला कि क्यों वहाँ पे। तो कोशिश की जा रही है कि आप नॉर्थ ईस्ट के पूरे ज्योग्राफी को, पूरे कल्चर को, पूरे वहाँ की जो एस्पिरेशंस है उसको भी, जो सबसे यंग जनरेशन है वहाँ पे, दे आर वेरी इंस्पायरिंग, बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग जनरेशन है वहाँ पे। आज अगर आप नॉर्थ ईस्ट को देखेंगे तो मुझे लगता है कि आप मुंबई में जाएँ तो नॉर्थ ईस्ट है, गोवा में जाएँ तब नॉर्थ ईस्ट है, आसाम केरल में जाएँ तो नॉर्थ ईस्ट है, तमिलनाडु में जाओ तब नॉर्थ ईस्ट है। अब हर जगह नॉर्थ ईस्ट के लोग मिलेंगे आपको वहाँ पे। एक जो है टू एंड फ्रो, जो एक पहले दिल्ली में भी मुश्किल होता था, तो ये सारी दिल्ली में भी उनको अलग ढंग से अलग शब्द उनके लिए इस्तेमाल किए जाते थे, इस तरह की स्थिति थी। तो ये सारी चीजें, मुझे नहीं लगता है कि एक कोई कारण होता है कभी भी, और एक चीजों से चीजें बदलती है बदलाव के लिए, बड़े बदलाव के लिए। और नॉर्थ ईस्ट में जो बड़ा बदलाव आपको दिख रहा है, ऑलमोस्ट 8 में से 7 जो नॉर्थ ईस्ट में मेरे ख्याल से वहाँ पे एनडीए या बीजेपी का शासन है। कई सारे बड़े नेता जो पहले कांग्रेस में, तो वो छोड़ के बीजेपी में आए। और एक नहीं है ये हेमंत विश्व शर्मा नहीं है। मैं आपको अगर मुझे लगता है कि अगर मैं उन नेताओं का नाम बताऊं आपको, तो मैं आपको हेमंत विश्व शर्मा तो उसमें से एक हैं। कम से शुभेंदु अधिकारी भी कांग्रेस में थे, कांग्रेस से टीएमसी और अब बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। तो इसलिए एक अगर कोई चीज़ हो तो उसको नहीं, लेकिन कई ऐसी चीज़ें हुई जिसको कि आप कह सकते हैं कि ऐसे काम हुए हैं, एक मल्टी डायमेंशनल जिसे हम कहते हैं, कि हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद ऐसा राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, यहाँ तक कि सांस्कृतिक जो चीज़ें हैं वहाँ पे, उससे भी जोड़ के बीजेपी ने उसको देखा कि कैसे उनको एक नेशनल मेन स्ट्रीम के साथ जोड़ा जा सकता है। और वो प्रयास अभी भी बहुत कम है। ये मैं कह सकता हूं कि ये जो प्रयास अभी होने हैं, जो वहाँ पे चुनौतियां हैं, जो चैलेंजेस हैं, जो ग्राउंड की स्थिति है, धरित्री विल बी बेटर पर्सन टू टेल यू दैट। लेकिन क्योंकि वो लगातार वहाँ रहती है, लेकिन हमने जो देखा है उसके हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि अभी बहुत दूर है चीजें। अभी ये समझना दिलचस्प रहेगा। धरित्री जी को भी लाते हैं चर्चा में। देखिए, अब शपथ ग्रहण समारोह समाप्त हुआ। हिमंता बिस्वा शर्मा सीएम के तौर पर शपथ ले चुके हैं दूसरी बार, और चेहरे पर मुस्कान देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ मिलते जुलते, और पीएम मोदी तमाम नेताओं के साथ मिलते हुए इस वक्त मंच पर ये तस्वीर जो बीजेपी निकल कर आती है, बीजेपी के ऐसे शपथ समारोह में, ये भी अपने आप में स्टेटमेंट होता है एक बीजेपी का। और वो तस्वीर आपको एक बार फिर से दिखाई दे रही है असम की राजधानी गुवाहाटी में। आपको यहां पर इस वक्त सत्ता से जुड़े बीजेपी के तमाम वो चेहरे देश भर के नजर आ जाएंगे, और पीएम मोदी सबका अभिवादन और सबको अभिवादन करते हुए और सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए। तो ये देखिए, हर एक से मिलते हुए, हालचाल पूछते हुए, और हर प्रदेश के यहां पर मुख्यमंत्री सामने में, और डिप्टी सीएम्स भी कई बीजेपी के हों, एनडीए के हों, तो सब के सब से पीएम मोदी मिलते हुए। तो अब शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ, सबका अभिवादन करते हुए पीएम मोदी अब यहां से प्रस्थान करने की तैयारी में नजर आ रहे हैं। बीजेपी नहीं, एनडीए के नेता, एनडीए के भी चंद्रबाबू नायडू। तो योगी जी वहां के कई सारे जगहों पे उन्होंने जाके कैंपेन किया असम में। तो बीजेपी के पास जो प्रचार करने वाले जो नेता है वहां पे, नितिन गडकरी, कई लोग हैं। तो ये सारी चीजें विपक्ष को कई तरह से तैयारी करनी होगी। अगर बीजेपी को उनको हराना है, बीजेपी से जीतना है, तो तैयारी भी बीजेपी से बेहतर करनी होगी डेफिनेटली। और बीजेपी की तैयारी को देखना होगा। आप कह दीजिए वोट चोरी हो गया, आप कह दीजिए हमें वहां पे डिलिमिटेशन करके हरा दिया, या आप कुछ भी कह सकते हैं, आप हारे हैं, आप विपक्ष है, आप कह सकते हैं, बट फैक्ट वो बदलेगा नहीं। नजर आ रहा है, फैक्ट भी नजर आ रहा है। आप बदलेगा नहीं, तथ्य जो है वो नहीं बदलेगा। तथ्य ये है कि आप बीजेपी के सामने वो तैयारी करके नहीं जाते हैं।
वो बीजेपी जब लड़ती है तो साम दाम दंड भेद, उन्होंने कोई रोक टोक, हालांकि उसमें कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जो लोकतंत्र में अगर आप कहेंगे लोक लाज मर्यादा भी टूटती नजर आती है, कई बार टूटती है, कई बार ऐसी चीजें हुई है जिसको देख के लोग कहते हैं नहीं ये जायज नहीं है। लेकिन चलिए वो अपवाद के तौर पे देखा जा स्वीकार कर रही है। लेकिन लार्जर जो पिक्चर है, जो लार्जर इश्यू है कि वो आपको लोगों के साथ कनेक्टिविटी बेहतर करना होगा, लोगों को जीतना होगा, तब आप चुनाव जीतेंगे। लोगों से कनेक्ट भी होना होगा और फिर जब लोग जिम्मेदारी देते हैं तो आपको डिलीवर भी करना होगा। धारित्री जी देखिए, मंत्री का इस वक्त जो है हमारे सामने अब तस्वीर सामने आ गई है। हेमंता बिस्वा 5 कुल मंत्री हुए हेमंता की अगुवाई में, और इसमें जो जो चेहरे आए सामने, एक बार आपका रिएक्शन इन चेहरों को लेकर के। डिटेल में हमने दिलीप जी से समझा नॉर्थ ईस्ट की क्या पॉलिटिक्स है और कैसे बीजेपी ने पेनिट्रेट किया है। तो अब जो चेहरा ला रही है बीजेपी, वो कैसी है सरकार का चेहरा? जैसे कि पहले बोला है, ये एक ही मुद्दा नहीं है जिसके वजह से बीजेपी आई है। अगर आप एनडीए के जो गठबंधन है एनडीए का, उसको ही अगर आप देखोगे तो ये मिलेगा कि जितने भी गठबंधन में शामिल क्षेत्रीय दल है, खासकर असम में, वो वही सारे पार्टियां हैं जो कांग्रेस की ऑपोजिशन में पहले हुआ करते थे। और अगर आपको याद होगा कि 10 साल पहले जब पहली बार असम में बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बने थे सर्बानंद सोनोवाल जी, उनका जो नारा था वो भी बहुत साल स्टूडेंट पॉलिटिक्स करने के बाद फिर असम गण परिषद के पार्टी मेंबर और उनके विधायक रहे थे, और उनका जो नारा था वो था जाति माती भेटी। जो द क्वेश्चन ऑफ इंडिजेनिटी जो है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है पहले से, और उसी के साथ जुड़ा था जितने भी समुदाय असम में रहते हैं, और खासकर जो रीजनल पार्टीज के एस्पिरेशंस थे, वो सब जो नहीं हो पाया, उनके सपने जो पूरे नहीं हो पाए जैसे कांग्रेस के टाइम में, वो उनको लगा कि नॉन कांग्रेस पार्टी लाइक बीजेपी फॉर इंस्टेंस, जो भारतीय जो आइडेंटिटी की बात करते हैं, इंडिजेनिटी की बात करते हैं, उन सब उनको मिलता जुलता एक आधार मिल गया था कि एक ऐसा लाइक माइंडेड पार्टी हो जिनके साथ मिलके हम जाति माती भेटी का रक्षा कर सके। सो दैट वाज वन ऑफ द स्लोगन्स एक्चुअली जो सर्बानंद सोनोवाल जी ने बहुत उनके समय में बहुत पॉपुलर हुआ था, और उसी आधार पे वो चीफ मिनिस्टर भी बने थे। और वही क्वेश्चन अभी जो हम बात कर रहे हैं, मियाँ वाला क्वेश्चन, वो डायरेक्टली उसी स्लोगन से जुड़ा हुआ होते हैं। और ये भी सही है कि बहुत सालों से, बहुत सदियों से अगर आप देखोगे, पोस्ट इंडिपेंडेंस से लेके ही जो इन नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी का प्रॉब्लम था, वो बहुत ही पीक में चला गया था, जहाँ पे स्वाभाविक जीवन संभव ही नहीं था लोगों के लिए। फॉर इंस्टेंस हम जैसे लोग जो वहाँ पे पैदा हुए, वहाँ बड़े हुए, हमें अपना घर छोड़ना पड़ा, और मेरे जैसे बहुत ही ऐसे लोग थे जिनको घर छोड़ना पड़ा था इंसर्जेंसी की वजह से, मिलिटेंसी की वजह से, जिसका ख़त्म होने का कोई नामो निशान नहीं था। और ऐसे हालत में जब डेवलपमेंट नहीं होती है, शिक्षा नहीं होता है, कुछ भी सामान्य जीवन के लिए कुछ भी नहीं होता है, वो सब चीज़ों से बाहर आप कैसे आना चाहते हैं, ये बहुत बड़ा एक मुद्दा था। और उसी में आई थिंक बीजेपी का एक बहुत बड़ा वो अपॉर्चुनिटी आया था, जब जाति माती भेटी को लेके, फिर इंडिजेनिटी के क्वेश्चन को लेके कैसे हम वहाँ पे अपना एंट्री कर सके, और उसी के रास्ते से वो धीरे धीरे फिर विकास को लेके आए। फिर जैसे पहले बोले थे आपके चीफ एडिटर ने कि वहाँ पे जैसे पीस का एक बहुत ज़रूरी था, पीस होना बहुत ज़रूरी था, तो वो पीस एकॉर्ड्स जितने भी साइन हुए, वहाँ से धीरे धीरे चीज़ें थोड़ा सा बदलते देखने को मिला। और वहीं पे अगर आप देखोगे कि बीजेपी का एक यही था कि हम जब आएंगे तो डेफिनेटली हम जाति माती भेटी को रक्षा करेंगे, तो असम के लोगों को हम सुरक्षित रखेंगे, बाउंड्री सिक्योर करेंगे, हम जितने भी पोरस बाउंड्रीज है
उनको हम सील करेंगे। सो बॉर्डर इशू का बहुत बड़ा मुद्दा था वहां पे। तो ये सारी चीजों को जब लोगों के जहन में डाला गया तो नेचुरली लोगों का जो इंक्लिनेशन है, तो एनडीए का जो गठबंधन रहा है वो सिर्फ पॉलिटिकल गठबंधन नहीं है, वो रीजनल एस्पिरेशंस का भी एक रिफ्लेक्शन है वहां पे। तो मेरा मानना यही है कि जितने भी हमारे वहाँ पे सामुदायिक प्रॉब्लम हो या कम्युनल प्रॉब्लम हो या इन्फिल्ट्रेशन का फॉरेनर प्रॉब्लम हो, ये सारे चीजें इसमें काफी हद तक काम आया है। तो बीजेपी इज सीन एज द ओनली पार्टी हु इज कंसर्न कि वहाँ का जो लोगों का अस्तित्व है वो बना रहे, उसमें मदद करेगी। आई थिंक ये चीज मायने रखता है बिल्कुल साफ तौर पे। और देखिए ये हमारे साथ संजीव मुनियाल साहब भी जुड़ गए हैं। संजीव जी, ये बहुत ही साफ है तस्वीर जो हमें दिलीप सर बता रहे थे, और अब हमारे साथ रविशंकर रवि साहब भी जुड़े हुए हैं और साथ ही संजीव मुनियाल साहब भी। मैं संजीव मुनियाल साहब को ले आता हूं फटाफट चर्चा में। जो हमें दिलीप सर बता रहे थे, जो हमें धारित्री जी बता रही हैं, बहुत ही क्लियर है नॉर्थ ईस्ट में कैसे बीजेपी का पेनिट्रेशन हुआ है। अब कांग्रेस फेलियर बिकेम द एडवांटेज ऑफ बीजेपी। जहां जहां कांग्रेस चूकती चली गई, नहीं एड्रेस कर पाई जिन प्रॉब्लम्स को, चाहे वो आइडेंटिटी का मसला हो, एस्पिरेशन का मसला हो, वहां वहां बीजेपी ने करेक्ट किया। और देखिए आज तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है उसको समझने के लिए मुझे लगता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो विचार लाइन है, जो उनका बेस है, एपिसेंटर है, कॉर्टेक्स है, उसको समझना बड़ा जरूरी होगा मेरे मित्र, आपके लाखों करोड़ों दर्शकों को भी। मुझे लगता है कि जब मैं बहुत पुरानी बात बता रहा हूं कि एक मेरे टच में जो है बहुत स्वयंसेवक आए और वो बाद में प्रचारक भी बन गए, तो वो बड़ी 2-3 बातें बेसिक कहा करते थे, और वो आपको लगता है कि सारे चीफ मिनिस्टर्स में आपको घुली मिलेंगी, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर में भी मिले। मुंह में शक्कर, पैर में चक्कर, दिल में आग और सिर पर फाग। पर इसमें एकाध हो सकता है अवयव इधर उधर हो जाए, क्योंकि मुझे लगता है हिमंता जो है इसमें हो सकता है कि थोड़ी सी कॉन्स्टिट्यूशनली 4 लाइनों को इधर उधर होते हो, क्योंकि वो बाहर से आए थे पर बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने के लिए जाने जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के एपिसेंटर में भारतीय जनता पार्टी की जो धाराएं हैं उनमें ये लगभग ये परिवर्तित होता है और ध्वरित होकर निकल कर आता है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, कोई दो टूक बात ना करना, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का एपिसेंटर रहा है। मुंह में शक्कर, मुंह से मुंह हमेशा मीठा बोलना, पैर में चक्कर, लगातार लोगों से कनेक्ट होना, और लोग जो कहते हैं इलेक्शन के मोड में हमेशा रहना। तीसरा, दिल में आग, दिल में हमेशा भारतीयता की आग, पार्टी की आग, तत्व की आग, अपने देश को परम वैभव पर ले जाने की आग लगातार चलते रहना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के मन में हमेशा रहता है। और सिर में फाग, सिर ठंडा। आप देखिए वो चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्राइम मिनिस्टर हो, जब वो किसी से बात करते हैं बहुत गोली करते हैं, चाहे उसके बाद होम मिनिस्टर ले लें, चाहे उसके बाद नीचे कैबिनेट ले लें, और उसके बाद आप देखें कि प्रदेश अध्यक्ष ले लें, चाहे जिले के लोग ले लें, विभाग के लोग ले लें, नीचे के जो है जिला स्तर से लेके जब हम जिले स्तर से नीचे आते हैं, डिस्ट्रिक्ट से भी नीचे, तो महसूस करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा सशक्त, बहुत बड़ा, एक अपने आप में कंसोलिडेट होके दल बन चुका है, जिसको कि आप कह सकते हैं बहुत डिसिप्लिन अपने आप में पार्टी है। चलिए, आप कह रहे हैं हारने के लिए मुझे लगता है, एक बात और कहूंगा मैं, एक बात सिर्फ, मैं एक बात बड़ी जरूरी कहना चाहता हूं जो कि इंपॉर्टेंट है, मैं तुरंत लौटूंगा। मुझे लगता है एक बात बड़ी जरूरी है, उसके बाद मैं बात खत्म करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक जो नई चीज आप देखने को मिलेगी आपको, वो ये है कि लोग कहा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी की जो तंत्र में तैयार हुआ है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक ही चीफ मिनिस्टर बन सकता है, प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे मोदी जी हो। परंतु एक नई धारा पिछले 8, 10, 15 सालों से आपको देखने को मिलेगी कि बाहर के लोगों को अपने साथ लेना और फिर उनको अपने विचारों से ओतप्रोत देखकर उनको बहुत शीर्ष स्थान पर बिठा देना। भारतीय जनता पार्टी ने जिसको कहते हैं हेड हंट करना, एग्जांपल मुझे नहीं लगता कि आपको शुभेंदु से लेके और हिम्मत विश्व शर्मा तक जाता है। संजीव मुनियाल साहब, कॉर्पोरेट में जिसको कहते हैं हेड हंट करना, दूसरी कंपनी में, राइवल कंपनी में कोई बेहतर टैलेंट है उसको हंट कर लो, तो ये अब बीजेपी भी कर रही है, बीजेपी इंक ये कर रही है, बिल्कुल कर रही है। और ओके, लेकिन विपक्ष तो कहती है, जब भी जी मैं मुझे कुछ ही पलों के लिए लौटता हूं, आप सब बने हुए मेरे साथ में, समझना है मुझे कि कांग्रेस का आरोप होता है, विपक्षी दलों का आरोप होता है कि बीजेपी तो तोड़ने वाली राजनीति करती है, समाज को तोड़कर बंटवारा करके सत्ता हासिल करती है। आप लोग तो कह रहे हैं कि जोड़ने वाली बात, मीठी बातें करने वाली बीजेपी है। ये कैसे हो रहा है? कुछ ही पलों में